अगर आपको स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट करनी है तो हमेशा आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचना होगा एंड पेशेंस रखना होगा। जैसे कि अभी के टाइम पे काफ़ी सारे लोग इस डर पे हैं कि बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के कारण कहीं रिसेशन ना स्टार्ट हो जाए, पर अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से चीज़ों को सोचते हैं तब आपको ये चीज़ें उतना इफेक्ट करेंगी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप ये स्क्रीनशॉट देखिए। इस आर्टिकल में काफ़ी सारे उन डिप्रेशंस के बारे में बताया गया है जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा, और इन क्रैशेस में से सबसे बड़ा क्रैश था द ग्रेट डिप्रेशन। ये क्रैश इतना बड़ा था कि इस क्रैश के कई सालों बाद तक भी लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। इस क्रैश से ना सिर्फ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर बल्कि वो आदमी भी इफेक्ट हुआ जिसे स्टॉक मार्केट का एस भी नहीं पता था। लोगों ने अपने सारे स्टॉक ये समझ के सेल कर दिए कि स्टॉक मार्केट का साथ बस यहीं तक था, बट हुआ क्या ये हम सबको पता है। तब से लेकर आज तक स्टॉक मार्केट कितना ऊपर जा चुका है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आपने स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट क्यों किया? शॉर्ट टर्म में थोड़े बहुत पैसे बनाने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म खेल के एक बड़ी वेल्थ क्रिएट करने के लिए? क्योंकि शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट रोलर कोस्टर राइड के जैसे बिहेव करता है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बट लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। तो अब आप अपने मन से इस बात को तो निकाल दीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में 4 या 6 महीने पैसे इन्वेस्ट करके करोड़पति बन जाओगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक लॉन्ग टर्म गेम है। बट इन सबसे पहले मैं आपको मिस्टर सिंह की स्टोरी नरेट करने वाला हूँ, जिससे आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो मिलिए मिस्टर सिंह से। ये अपने सिटी की काफ़ी पॉश एरिया में रहते हैं। इनका एक बेटा है, एक घर है, एक कार है, और इनके पास वो हर चीज़ें हैं जो कि एक एवरेज इंडियन को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए चाहिए होती हैं। तो आज मिस्टर सिंह के बेटे का बर्थडे है, एंड क्योंकि मिस्टर सिंह का एक ओनली सन है तो इन्होंने एक काफ़ी ज़्यादा लेविश पार्टी भी ऑर्गेनाइज की है। तो पार्टी में काफ़ी ज़्यादा गेस्ट आए हुए होते हैं जो मिस्टर सिंह के बेटे को विशेष दे रहे होते हैं, एंड उससे बोलते हैं कि उसका फ्यूचर भी उसके डैड के जैसे ही ब्राइट होगा। बट ये बात सुनते ही मिस्टर सिंह हल्का अनकंफर्टेबल एंड एट द सेम टाइम सैड भी हो जाते हैं, क्योंकि बाकियों को जैसा देखने में लगता है कि मिस्टर सिंह अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेटल एंड लेविश लाइफ जी रहे हैं, वैसा रियलिटी में है नहीं, क्योंकि मिस्टर सिंह की अपनी खुद की ही काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। तो ऐसा क्यों है ये जानने के लिए आपको मिस्टर सिंह की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। तो मिस्टर सिंह अपनी स्कूल लाइफ में टॉपर थे, जिसके कारण एज एक्सपेक्टेड उन्हें अपने हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए काफ़ी अच्छा कॉलेज भी मिला, एंड देन एज एक्सपेक्टेड एक काफ़ी अच्छी पैकेज वाली सैलरी भी मिली। तो मिस्टर सिंह का कैरियर तो काफ़ी अच्छे से स्टार्ट होता है, एंड इसीलिए अपने कैरियर के स्टार्ट पे मिस्टर सिंह अपने आप को एक ओवर अचीवर समझते थे। बट आज 25 साल बाद उनसे अपने आप से एक अंडर अचीवर वाली फीलिंग आती है, क्योंकि अपने करियर की स्टार्ट में ही मिस्टर सिंह ने सोचा था कि वो 40 की एज पे रिटायर हो जाएंगे, बट आज वो 50 साल के हैं एंड अभी भी जॉब ही कर रहे हैं उसी कंपनी पे। एंड नॉट ओनली दिस, अभी तक मिस्टर सिंह ने अपने रिटायरमेंट का आर तक नहीं सोचा हुआ है। तो चलिए इसका रीज़न जानते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। तो स्टार्टिंग में मिस्टर सिंह का पैकेज तो काफ़ी अच्छा था और उन्हें सैलरी भी काफ़ी अच्छी ही मिलती थी उस टाइम के अकॉर्डिंग, पर वो सारे पैसे पार्टीज एंड ऑल में उड़ा देते थे। उन्होंने एक भी सेविंग करके रखी हुई नहीं थी। एंड इन चीज़ों को देखते हुए मिस्टर सिंह के पेरेंट्स ने उनकी शादी करा दी, ये सोचते हुए कि शादी के बाद इनके ऊपर जिम्मेदारियाँ आएंगी तो ये फिजूल खर्ची नहीं करेंगे एंड अपने पैसों को इन्वेस्ट तो भी करेंगे। एंड शादी के बाद जब मिस्टर सिंह को एक बेबी हुआ तो उन्होंने लाइफ की सीरियसनेस को समझते हुए इन्वेस्टमेंट की नीड को सोचा, एंड देन मिस्टर सिंह ने अपने पेरेंट्स की एडवाइस पे ही एफडी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो अभी हमने देखा कि कैसे मिस्टर सिंह के लाइफ के इम्पॉर्टेंट 3 डिसीजन उनके पेरेंट्स ने लिए। पहले वो क्या पढ़ेंगे, देन उनकी मैरिज, एंड देन उन्हें कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। तो शुरू के 2 डिसीजन तो ठीक थे, पर तीसरे वाले में गलती हो गई। एंड अब क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक मार्केट इतना पॉपुलर था नहीं, तो जब मिस्टर सिंह को अपने दोस्तों से स्टॉक मार्केट के बारे में पता भी चला तो भी उस टाइम पे स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग ही करते थे, क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोगों के बीच इतनी पॉपुलर थी नहीं। एंड अब क्योंकि बाकी लोग भी ट्रेडिंग ही करते थे तो मिस्टर सिंह भी ट्रेडिंग ही करने लगे, जिसमें कभी तो उनको प्रॉफिट हो जाता पर ज़्यादातर टाइम लॉस ही होता, क्योंकि वो ट्रेडिंग भी अपने दोस्तों के टिप के ऊपर कर रहे थे। तो मिस्टर सिंह कर तो ट्रेडिंग रहे थे, पर उनको लग रहा था कि वो अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर रियलिटी में वो बस पोकर ही खेल रहे थे। और ये बात जब तक मिस्टर सिंह को समझ में आई तब तक काफ़ी देर हो गई थी, एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो आज के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं।
बट कुछ टाइम के बाद उन्हें इन्वेस्ट तो करना ही था, तो वो देखते हैं कि उनके दोस्त रियल एस्टेट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने भी एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक फ्लैट बुक कर लिया। तो कुछ सालों तक तो सब ठीक चला, बट देन आया 2008 का इकोनॉमिक क्रैश। अब इस मार्केट क्रैश से मिस्टर सिंह को तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि उनकी ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में थी, ना कि स्टॉक मार्केट। पर इससे एक चीज़ हुई, उनके फ्लैट का काम जो 4 साल में ख़त्म होना था, अब उसे ख़त्म होने में 9 साल लगने वाले थे, जिस कारण से वो ना तो अपने फ्लैट को सेल कर पा रहे थे और ना ही उसे रेंट पे दे रहे थे, जिससे उन्हें रेंटल इनकम भी मिले। एंड यही सब रीज़न है कि मिस्टर सिंह अपने आप को एक अंडर अचीवर मानते हैं, और उन्होंने जो भी पैसे एफडी में डाले थे वो भी ना तो कुछ अच्छे रेट से ग्रो हो रहे थे, और इसके अलावा उन्होंने अपने लाइफ में जितनी भी इन्वेस्टमेंट की थी उनमें प्रॉफिट तो दूर बल्कि अब नुकसान ही हो रहा था। तो मिस्टर सिंह की करेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग उन्हें हर महीने 30 लाख रुपए चाहिए थे, यानी कि अगले 10 साल के लिए उनके पास 9 करोड़ रुपए होने चाहिए थे, जो कि ऑब्वियसली उनके पास नहीं थे रिटायरमेंट लेने के लिए। तो क्वेश्चन है कि आखिर अब मिस्टर सिंह की मदद कौन करेगा, एंड द आंसर इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर उससे पहले हम देखेंगे मिस्टर सिंह की उन कुछ गलतियों को जो ज़्यादातर लोग अपने लाइफ में करते हैं, एंड जिसके कारण मिस्टर सिंह की आज ये कंडीशन है। तो पहला गलती है नो क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान। तो मिस्टर सिंह ने अपने लाइफ में कभी भी एक क्लियर इन्वेस्टमेंट प्लान तो बनाया नहीं। उनका जब जहां इन्वेस्ट करने का मन किया उन्होंने कर दिया। उनका मन किया पेनी स्टॉक बाय करके ट्रेड करने का, तो उन्होंने कर लिया। मन किया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का, कर दिया। ये तक भी देखा नहीं कि उन्हें फ्यूचर में इस चीज़ से कितने रिटर्न मिलेंगे एंड कब तक में मिलेंगे। उनकी दूसरी मिस्टेक थी स्टॉक मार्केट के पोटेंशियल को ना समझना। मिस्टर सिंह बस पेनी स्टॉक को बाय करके ट्रेड करते थे, एंड जिस दिन उन्हें थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो जाता था वो उससे अपने दोस्तों के बीच में शो ऑफ कर देते। बट उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट के एक्चुअल पोटेंशियल को समझा ही नहीं। वो ये बात को समझ ही नहीं पाए कि वो स्टॉक मार्केट में वैल्यू इन्वेस्टिंग अगर करते हैं तो वो उन्होंने एक अभी तक लाइफ लॉन्ग वेल्थ क्रिएट कर दी होती। तो मिस्टर सिंह रिप्रेजेंट करते हैं एवरी एवरेज इंडियन को, फिर चाहे वो अमीर हो या फिर मिडिल क्लास। बस फर्क इतना है कि अमीरों के प्रॉब्लम में जीरो ज़्यादा होते हैं। तो इमेजिन करो आप एक प्राइवेट जॉब करते हो एंड आपकी मंथली सैलरी है 30,000 रुपीज़। तो अब कंडीशन ये है कि आप ये जॉब 3 सालों से कर रहे हो, बट इन 3 सालों में आपने 1 रुपये भी सेव नहीं किया है, क्योंकि आप अपना सारा पैसा अपने दोस्तों के साथ पार्टीज में उड़ा चुके हो। बट अब क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि अपने रिटायरमेंट के लिए और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपके पास फंड होना ज़रूरी है, इसलिए अब आप भी इन्वेस्टिंग करने को सोचते हो। बट यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए आप ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते स्टॉक मार्केट की। इसीलिए अब आप डिसाइड करते हो कि आप हर महीने अपने सैलरी से 5,000 रुपये बचा करके उससे SIP करोगे। अब ये SIP क्या होता है एंड इसका मैजिक कैसे काम करता है, इसके ऊपर मैंने पहले ही 2 वीडियोस काफ़ी डिटेल में बना चुका है, इसलिए इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो अब एग्जाम्पल में वापस चलते हैं। एंड अब आप डिसाइड करते हो कि आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP करोगे, एंड हर साल इस अमाउंट को आप 10% से बढ़ा दोगे। मतलब इस साल आपने 5,000 रुपये की SIP की, तो अगले साल 5,000 का 10% यानी कि 500 + 5,000 = 5,500 की SIP करोगे। देन अगले साल इसका भी 10% ऐड कर लेते हो, मतलब 6,050 रुपीज़ की मंथली SIP एंड सो ऑन। तो अब इस इन्वेस्टिंग प्लान के रेडी हो जाने के बाद आप अपनी पूरी डिटर्मिनेशन से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देते हो, पर इस बीच आपको काफ़ी सारी दिक्कतें भी आती है। जैसे कि आपके दोस्त आपका ये कह के मजाक उड़ाते हैं कि क्या तू ये थोड़े बहुत पैसे जोड़ रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। 50-60 साल की एज में अगर तेरे पास 30-40 लाख रुपए आ भी जाते हैं तो क्या होगा। पर आपका मन नहीं डोलता और आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ इन्वेस्टिंग चालू रखते हो, एंड आप अपने अगले 30 साल तक पैसे इन्वेस्ट करते रहते हो। अब आपने ये SIP कहाँ पे की, ये तो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। तो अब 30 सालों बाद आपने अपनी इन्वेस्टिंग रोक दी है और आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे ऑन एन एवरेज 15% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है। तो अब ये कैलकुलेट करते हैं कि आपकी टोटल वेल्थ कितनी हुई। तो इस काम को करने के लिए आप किसी भी SIP कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टेड अमाउंट के सेक्शन पे मैंने 5,000 रुपये एंटर कर दिए हैं, एंड हर साल हम इसमें 10% रुपये बढ़ाएंगे, एंड हमारा ईयरली एक्सपेक्टेड रिटर्न रहेगा 15% और हमारा टाइम पीरियड है 30 साल। तो अगर आप ऐसा 30 साल तक करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 98.7 लाख रुपए और आपका टोटल कंपाउंडेड वेल्थ होगी 6.59 करोड़ रुपए।
और ये है इन्वेस्टिंग का मैजिक कि आपके पास आपके रिटायरमेंट के टाइम पे 6.59 करोड़ की वेल्थ होगी। एंड अगर आप ये नहीं चाहते कि आप हर साल इस 5,000 को 10% रुपए से बढ़ाएं, तब आपका 30 साल बाद टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 18 लाख, पर आपकी टोटल कंपाउंडेड वेल्थ होगी 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा। एंड ये है कंपाउंडिंग का असली मैजिक। और अगर आपको 30 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड लग रहा है तो आप इसे अपने हिसाब से घटा भी सकते हैं, जैसे कि 10 साल, 15 साल या फिर 20 साल। बस इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी SIP की लिमिट थोड़ी सी बढ़ानी होगी, यानी कि 5 की जगह 7 या फिर 10,000 पर मंथ। तो अब देखते हैं कि आपने आखिर कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए थे कि आपको हर साल एवरेज 15% का रिजल्ट मिला है। तो अब अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आप पाओगे कि आपको इंडेक्स फंड से ऑन एन एवरेज 15% का ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। एंड क्योंकि हम डायरेक्ट ही इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो कि सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स में लिस्टेड कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करें। दोस्तों, इंडेक्स फंड एक बहुत ही कमाल की चीज़ होती है एंड काफ़ी सारे मामलों में ये म्यूचुअल फंड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। एंड अगर आपको इंडेक्स फंड के मैजिक के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो चाहिए तो हमने वो वीडियो पहले ही बना दी है, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सो गाइज, दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।